तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो जो एनसीईआरटी के पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ कि एटम जो है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है एटोमियो, जिसका मतलब होता है ना ही हम उसको तोड़ सकते हैं या फिर ना ही उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यही इसका मतलब लिखा हुआ है एटम का, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। अब यहाँ पे क्या, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट। किन्होंने दिया था एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन डाल्टन साहब ने दिया था। रिगार्डेड एज द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब एटम का ऐसा कि सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का एटम, इन्होंने ऐसा बोला था। अब इनका ड्रॉबैक देखते हैं। हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या क्या एक्सपेरिमेंट जो कि मतलब वो नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जाम्पल, इट वाज नोन दैट substances like glass or ebonite when rubbed with silk or fur get electrically charged। कहने का मतलब है कि ये अब ये नहीं बता पाए, जब ग्लास और इबोनाइट रड होता है, अगर उनको दोनों को अगर हम लोग टच करेंगे तो वो किस तरह से वो चार्ज होता है या फिर अनचार्ज रहता है। तो ये चीज को नहीं बता पाए, क्योंकि अगर वो बताए थे सिर्फ एटम के बारे में, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है क्या नहीं होती है वो यहाँ पे वो नहीं बता पाए थे। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहले ये जाने कि क्या क्या लिखा हुआ, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। मतलब अगर लाइक चार्जेज है, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, मतलब अगर देखिए कि अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ, ये इसका बात करते हैं। तो पहले माइकल फैराडे है जो बताया था पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेसिकली हम लोग इसको 12th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इन्होंने क्या किया था कि मतलब पहले क्या करते थे कि ये एक सॉल्यूशन लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उसमें क्या किया कि उसमें इलेक्ट्रोड को डीप किया हुआ है, तो उससे फिर करंट कैसे जनरेट होता है उस चीज के बारे में इन्होंने बताया था। अब यहाँ पे है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड रे का। तो किस तरह से किया जाता है, मतलब कैसे हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बताएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें क्या है कि एक कंडीशन है, यहाँ का जो प्रेशर है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका जो प्रेशर हम लोग देखिए तो बहुत ही लो प्रेशर पे रहता है, और वोल्टेज जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। फिर देखिए यहाँ पे एक पीछे साइड में आपको फ्लोरोसेंट कोटिंग है। ये जो फ्लोरोसेंट कोटिंग है इसको मेनली हम लोग जिंक सल्फाइड का बोलते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। अब ये हम लोग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखें क्या क्या था। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। अगर हम बात करें तो ये जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में किस तरह से किया गया था वो बात करें, तो जैसे यहाँ पे कैथोड का प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे एनोड का प्लेट लगा हुआ है, और दोनों यहाँ पे क्या है कि हाई वोल्टेज से लगा हुआ है। तो कंडीशन यही था कि हाई वोल्टेज रहना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमको देखने को मिला, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड। यहाँ से कैथोड रे निकलते हैं और एनोड के पास जाते हैं। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material। अब ये जो अगर यहाँ से कुछ रेज निकल रहे तो ऐसे नॉर्मल हम लोग को दिखेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोरोसेंट का मटेरियल लगा दें। मतलब यहाँ पे कोटिंग है कि अगर यहाँ से टकरा के गया तो फिर यहाँ से आपको कुछ कुछ चमकेगा, which glow when hit by them। Television picture tubes are cathode ray tubes, and television picture result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorant material। तो टेलीविजन में जो पिक्चर उच्चर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो कैथोड रे ट्यूब पे ही मतलब बेस्ड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज क्या है कैथोड रे का। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं लगाते तो कैथोड रे क्या होती है कि एकदम सीधे डायरेक्ट जाएगी। तो वही लिखा हुआ उन्होंने, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर हम बात करें
in the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode ray are similar to that expected from negatively charged particle. अब यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगा दें तो वो जो मतलब कैथोड रे का जो मतलब प्रॉपर्टी है वो किसके सब मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ होगा उसमें से, तो इसका नाम हम लोग दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब. मतलब क्या है कि ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें ना ही वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है कैथोड और एनोड ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा. और दूसरा चीज बात ये है कि दूसरा चीज लिखी है कि ना ही इसमें गैस जो भी मतलब अंदर अंदर में गैस भरा हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या गैस है तो इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहा. मतलब है कि ये आप याद सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी ना ही गैस पे डिपेंड करता है ना ही उसके अंदर जो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड नहीं करता. thus we can calculate that thus we can conclude that electrons are basic constituent of all atom. मतलब कोई कोई ऐसा प्रॉपर्टी किसी का होता है कि मतलब वो किसी से इफेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के क्या किए बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम बात करते हैं ऑफ ऑल एटम. यहाँ पे है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये किन्होंने दिया था, ये जे थॉमसन ने दिया था. अब ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसी जैसा ही एक्सपेरिमेंट है. किस तरह से इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट में भी देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो पॉजिटिव निगेटिव और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से होगा. तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ हम लगाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से डेविएट करके यहाँ ए पे चला जाएगा. और यही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके और सी पे चला गया. और ये कंडीशन है फिर अगर हम दोनों को लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए तो इलेक्ट्रॉन्स का एकदम सीधे स्टेट में जाएगा बी पे चला जाएगा वो. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल. तो इसमें क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन. मतलब कहने का मतलब है कि अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस तरह से वो उस डायरेक्शन में जाएगा. अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है मैग्नीट्यूड तो ए की तरफ बहुत ज्यादा मतलब डिफ्लेक्ट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सी की तरफ ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा. दूसरा क्या है द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन. एकदम मतलब जो कम ज्यादा मतलब ऑब्जेक्ट है तो वो ज्यादा ही डिफ्लेक्ट करेगा. The strength of the electric or magnetic field, the deflection of electron from its original path increase with the increase in the voltage across the electrode. अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा दें मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वोल्टेज हम बढ़ा दें तो स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम देखें ये बढ़ा दें तो और भी बढ़ जाएगा. चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ये आर एम मिलिकन साहब ने दिया था. अब किस तरह से दिया था, जैसे इन्होंने क्या किया था कि चार्ज टू मास रेशियो यहाँ से कैलकुलेट किए थे और जिसका वैल्यू इतना आया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए. अब क्या है कि वहां से चार्ज टू मास रेशियो आ गया तो आप क्या करेंगे लोग चार्ज का ये निकाले थे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा. तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे तो मालूम है कि इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आर एम मिलिकन ने दिए थे. ना देखिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं. तो कैनाल रे कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसमें क्या था कैथोड रे क्या था कैथोड रे के बारे में हमने पढ़े थे कि कैथोड रे है निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से. अब यहाँ पे क्या है कैनाल रे कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब अब कैनाल रे है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे.
ये थोड़ा ध्यान रखिए कि कैथोड रे उसमें निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे कैनाल रे जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है पॉजिटिव चार्ज? अनलाइक कैथोड रे, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस हैं। अगर हम बात करें कैथोड रे में क्या था कि वहां पे उसका डिपेंड नहीं करता था क्या इलेक्ट्रोड है, क्या उसकी गैस भरा हुआ, पर इसमें क्या है कि मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डिपेंड करता है कि उसमें गैस क्या चीज प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब में। दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसेस। The charge to mass ratio of particle depend on the gas from which this originate। मतलब अगर बेसिकली चार्ज Q by M अगर हम देखें तो मेनली डिपेंड करता है कौन सा गैस है। Some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electrical charge। जैसे मतलब ये क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव निगेटिव ही लिखते हैं, और वैसे पॉजिटिव प्रोटॉन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेके करते हैं। The behavior of these particles in the magnetic or electric field is opposite to that observed for electron और cathode ray। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रे, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका भी इफेक्ट थोड़ा हम लोग देखने को मिलेगा, जस्ट अपोजिट मिलेगा। द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड लॉस्ट कॉल्ड प्रोटॉन। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब बात करते हैं न्यूट्रल। अब मान लिया निगेटिव चार्ज का देख लिए, पॉजिटिव चार्ज का देख लिए, तब ऐसा भी कुछ पार्टिकल होगा जो कि न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल पार्टिकल। अब वो किन्होंने बताया था? दिस पार्टिकल वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ मतलब दिस पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक बाय बॉम्बार्डिंग ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। अगर एक थिन शीट ऑफ बेरिलियम रखा हुआ, उसमें हम लोग बम्बार्ड कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, मतलब उसमें फेंक रहे हैं, तो वहां से वो कुछ ही निकलता है, तो वो हमारा बेसिकली हमारा न्यूट्रॉन सी का वहां पे डिस्कवरी हुआ कि न्यूट्रॉन्स वहां से इजेक्ट आउट होंगे। अब यहाँ पे एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल में क्या क्या, इसमें क्या क्या एटॉमिक, टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब अगर हम बात करें कि एटम में एटम किस तरह से स्टेबल रहता है। दूसरा क्या है? टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे वो जो एटम है उसमें क्या क्या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वो किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनेंगे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, मतलब कि बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स किस तरह से बने, बहुत सारे एटम्स को मिलने बनेंगे, और फिर मतलब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, और भी मतलब एटम बहुत सारे मिलेंगे तो फिर दूसरा और भी कंपाउंड कंपाउंड बनेंगे। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एटम। इसमें क्या देखेंगे हम लोग? उसका प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एब्जॉर्ब होंगे या फिर छोड़ मतलब उससे निकलेंगे, ये सब भी देखेंगे। यहाँ पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक बस ये चीज याद रखना आप लोगों को, द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एपरेचर्स फॉर मेजरिंग चार्ज ही, मतलब चार्ज क्या किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बात करते हैं। इन चैम्बर द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑयल एंड ड्रॉप आर ग्रेविटेशनल। अगर यहाँ पे एक ड्रॉप है ऑयल ड्रॉपलेट, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं और यहाँ से मतलब उसको ये मतलब क्या उसको बोलते हैं, स्प्रे स्प्रिंकल करते हैं, तो फिर हमको यहाँ पे पार्टिकल्स जो है यहाँ पे नीचे आने लगते हैं। तो इन चैम्बर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप आर ग्रेविटेशनल। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, जैसे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ऑब्वियसली। एंड विस्कस ड्रैग फोर्स व्हेन द ऑयल ड्रॉपलेट इज मूविंग, और मतलब अगर ड्रॉप है ऑयल ड्रॉपलेट, अगर वो मूव कर रहा है तो विस्कस फोर्स लगा क्योंकि वो फ्लूइड है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहाँ पे सब चीज का ये लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का हम बात किए थे उसको कैथोड रे से डिस्कवरी हुआ था, और अगर एनोड रे अगर बोले तो उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और न्यूट्रॉन को ऐसा कुछ बोलते नहीं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है -1.0 1.602176 इंटू 10 की पावर -19, उसका रिलेटिव चार्ज -1।
रिलेटिव इसलिए बोले कि मतलब ये दोनों को कंपेयर करती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। फिर उसका मास जो लिखा हुआ 9.1 × 10⁻²1, फिर एटॉमिक मास यूनिट 0.0005, अप्रोक्स मास 0, मतलब अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 0 एमयू है। फिर प्रोटॉन को ऐसे ही देखेंगे तो ये जितना भी निगेटिव उसको पॉजिटिव कर दिए, तो मतलब चार्ज में। और मास है इसका इतना 1.67 × 10⁻27 फिर एमयू में देखें तो 1.00727 और अप्रोक्स मास 1। वैसे न्यूट्रॉन का अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल चार्ज है, तो इसलिए उसका मतलब कोई चार्ज नहीं रहता, तो ना ये पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल है वो। न्यूट्रॉन से आप याद कर सकते हैं न्यूट्रल। फिर रिलेटिव चार्ज 0 हो गया। मास अगर बात करें तो इतना हो गया 1.678। यहाँ पे देखने को मिला कि हम दोनों का मास अप्रोक्स सेम है, मतलब सिर्फ माइनर डिफरेंस है कि 1.6 and 26216। और अगर न्यूट्रॉन का बात करें 1.674927, मतलब अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो न्यूट्रॉन का मास है वो स्लाइटली ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और जैसे एमयू में आप देख सकते हैं 1.00867 है, अप्रोक्स मास 1 एम। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना पूरा इतना नंबर है, मतलब एक याद रखना फिगर में 1.6, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देंगे, और प्रोटॉन है तो +6 × 10⁻−19 दोनों में। बाकी यहाँ मास भी ऐसे ही सेम याद करना है कि 9.1 रहता है, और बाकी प्रोटॉन में 1.6 और इसमें 1.6, और उसमें 9.1 × 10⁻31, इसमें 1.6 × 10⁻27, 1.67 × 10⁻27। बस ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और बाकी ये एएमयू, ये जो मोस्ट ऑफ द मतलब ये एएमयू का जो है मास 0 पॉइंट, ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा, 0.00054, 1.00727, 1.00867। ये बेसिकली हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। अब ये जितना भी मॉडल था ये सब मतलब बहुत सारे मॉडल, मतलब पहले के समय में क्या था कि मतलब कोई चीज़ का अगर मतलब ये कर रहे हैं तो उसका हम लोग बहुत सारे मॉडल फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मॉडल है तो वो सब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाते। तो बेसिकली ये भी हम लोग कुछ कुछ मॉडल पढ़ेंगे जो नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी उन लोग को कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा था कुछ मॉडल, कि मतलब थोड़ा बहुत जानकारी ले सकते हैं आप उससे। तो पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये जे थॉमसन ने दिया था 1898 में। तो ये जो मॉडल है इसको बेसिकली हम लोग इस क्या क्या नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग बोल सकते हैं आप, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन, ठीक है। तो ये खरबूज जैसा लगेगा कि मतलब पूरे तरह में पूरा लाल लाल, मतलब रेड रेड जो रहता है, और बाकी बीच बीच में जो है वो सीड है। तो जो सीड है उसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और पूरा जो मटेरियल है जो जो रेड रेड आपको दिखता है वो पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और थॉमसन को कुछ और में भी नोबेल प्राइज मिला था, तो बस याद रखना कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी कुछ कुछ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साइंटिस्ट का नाम रोएंटजेन, इन्होंने एक्सरे का बात किया था, ठीक है। और एक्सरे का प्रॉपर्टी की हम बात करें तो दिस आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ये क्या है कि एक्सरे का मतलब ना ही ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, और इसका पेनिट्रेटिंग पावर मतलब कितना दूर तक वो जा सकता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। कुछ चीज को मतलब कितना दूर तक जा सकता है, पेनिट्रेटिंग पावर। और एक्सरे का क्या प्रॉपर्टी है, दिस रेज आर ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर एंड पोजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात करें हेनरी बैकरल, उन्होंने क्या बताया था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होता है, कुछ कुछ निकलते हैं, और जो फेनोमेना मतलब जैसे यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। तो वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका मेनली अगर हम बात करते हुए जो फेनोमेना है, उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। उससे क्या क्या निकलता है, और हेनरी बैकरल ने पहले स्टार्ट किया था। बाकी मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडे ने पूरा अच्छे से बताया था। और उसमें से जो रेज निकलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से जो रेज अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। अच्छा, और इसमें जो बीटा रेज होती है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं।
अब अल्फा रेज देखा जाए तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। तो हीलियम जैसे है, डबली चार्ज हीलियम को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, जो जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और एटॉमिक मास जो होता है 4 होता है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम डालें तो वो हीलियम बन जाता है। जैसे जब पॉजिटिव 2 पॉजिटिव है, तो अगर जो पहले गया था इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ पे 2 प्लस लिखे थे, अगर उसी में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो मतलब एक स्पीशीज न्यूट्रल हो जाएगी। फिर बात करते थे गामा रेज। द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक द एक्सरे एंड आर न्यूट्रल इन नेचर। जैसे कि देखा जाए तो एक्स गामा रे क्या, वो न्यूट्रल होते हैं एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, उसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं होता है। इसको भी ज्यादातर ये सब रेज अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिविटी को फिजिक्स में लोग पढ़ते हैं। और फिर इसका पेनिट्रेटिंग पावर देखें तो पेनिट्रेटिंग पावर में अगर देखें तो गामा का सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीटा, एज कम्पेयर टू अल्फा। फिर दूसरा मॉडल आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसमें इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बात किए थे। तो इन्होंने क्या था कि यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे ले लिए, और यहाँ पे लीड प्लेट ले ली, और यहाँ पे गोल्ड फाइल। तो जैसे जानते हैं कि उसमें क्या था कि जे 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 थॉमसन जो पहला मॉडल था, इसमें क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं जगह पे है और बाकी पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ। पर अगर हम बात करें यहाँ पे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा था और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे बम्बार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन मिला, ठीक है, ये आपको बताएंगे। यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकले वो गोल्ड फॉइल में किस तरह से है यहाँ पे दिखा हुआ है। तो बाकी इसका प्रॉपर्टी बताते हैं अभी क्या क्या था। इन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब यहाँ से जितने भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे वो अनडिफ्लेक्टेड, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि वो सिर्फ अपना एक, जैसे किसी को लाइन में भेज रहे तो वो सीधे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। दूसरा क्या, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। मतलब कुछ ही, मतलब इसमें से जितने भी पार्टिकल्स आप देख सकते हैं तो वो क्या है कि कुछ ही एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन। और तीसरा बात है, मतलब पहला हो गया कि बस आ रहे हैं यहाँ से सीधे अल्फा पार्टिकल्स और सीधे पास हो जा रहे हैं। दूसरा में क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ कुछ आ रहे हैं थोड़ा सा टकरा के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहे हैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, आ रहे हैं यहाँ से डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है। और तीसरा है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा है जो मतलब यहाँ से आया और यहाँ से बैक चला गया। मतलब ये यहाँ से, तो यहाँ से आया पार्टिकल्स और वो बैक चला गया। दैट इज वे डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। अच्छा, अब ये मान लीजिए ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट में देखे, अब इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। इसमें कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी स्पेस है सब जगह, मतलब सब चीज मतलब बल्क में नहीं भरा हुआ, कुछ ही जगह पे ऐसा मतलब रखा हुआ है। तो ये कहने का है बहुत सारे स्पेस क्या खाली है। दूसरा, a few positively charged alpha particles were deflected, मतलब बहुत कम ही जो थे जो डिफ्लेक्ट किए। The deflection must be due to enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had predicted। जैसे कि थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे मतलब एटम के अंदर फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। पॉजिटिव चार्ज जो है एक छोटे से स्पेस में मतलब सिर्फ है। दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ही जगह पे है जो पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, इसलिए मतलब कुछ आ रहा है और कुछ डिफ्लेक्ट है थोड़ा सा ही, पूरे स्पेस में नहीं भरा हुआ। पूरे स्पेस में रहता मोस्टली ज्यादा डिफ्लेक्शन होता। कैलकुलेशन by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब यहाँ पे ये फिगर आपको याद रखना,
The radius of the atom is about 10 की power minus 10 मीटर, while that of nucleus is 10 की power minus 15 मीटर. तो अगर न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो इतना 10 की पावर माइनस 10 और न्यूक्लियस का 10 की पावर माइनस 15 मीटर. इसको आप इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बॉल रखा, ठीक है, क्रिकेट बॉल, वो एक न्यूक्लियस है और उसका क्या है कि एक मतलब कि अगर क्रिकेट बॉल रिप्रेजेंट है न्यूक्लियस, देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर. तो अगर क्रिकेट बॉल अगर एक छोटा सा है तो अगर उसका बात करें रेडियस कितना, मतलब वो एटम का कितना बड़ा हुआ है, ठीक है, अगर उसको बॉल को अगर हम एक न्यूक्लियस की तरह माने तो उसका मतलब लास्ट का जो बाउंड्री आप बोल सकते हो, मतलब एक सर्कल टाइप का अगर हम बना तो अप्रोक्सीमेटली उसका 5 किलोमीटर, मतलब रेडियस 5 किलोमीटर सोच सकते हो आप. अब इन्होंने प्रोपोज किया रदरफोर्ड ने, क्या क्या बोला, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन. दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. मतलब कि बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, पूरे स्फीयर में नहीं फैला हुआ, तो वहाँ पे वो जो स्पेस है उसका नाम बताया हम लोग न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस क्या है कि पूरे तरह से इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए, दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करे सर्कुलर ऑर्बिट में. द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिसेंबल द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन. मतलब ये एक सोलर जैसा सिस्टम है कि जैसे बीच में सन है और बाकी किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सोलर क्या है कि प्लैनेट्स बहुत सारे मूव करते हैं. एंड द इलेक्ट्रॉन डेट ऑफ रिवॉल्विंग प्लैनेट जैसा. इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, जैसे हम लोगों ने बात किया, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आपस बीच में वो अपने आप को रोके हुए हैं. फिर बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर को अगर हम बात करें तो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. मतलब क्या है कि जितने भी प्रोटॉन होंगे या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों न्यूट्रल होने चाहिए, ठीक है. तो ये कहने का मतलब है, ये नहीं कि ना वो पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव, उसमें उसमें क्या होता है, चेंज हो जाते हैं फिर. अब बात करते हैं न्यूक्लियन किसको बोलते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को मिला के न्यूक्लियन बोलते हैं हम लोग. अगर अगर हम मास नंबर की बात करें, मास नंबर को डिनोट करते हैं A से, और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग जेड से. तो मास नंबर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं, ठीक है. और जिसको प्रोटॉन को जेड से और न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं. अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. एक्स कोई भी मतलब एलिमेंट है उसका डिनोट कैसे करेंगे, जेड, और ऊपर में जेड क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और एक क्या है, मास नंबर, मतलब प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, ठीक है. और अगर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन का देखते हैं तो यहाँ पे अगर कुछ लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज में सुपर स्क्रिप्ट में कर देते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं आइसोबार. आइसोबार क्या होता है, आइसोबार आर द एटम्स विद सेम मास नंबर. मतलब उसका मास नंबर जो है सेम होगा, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जांपल कार्बन सी सिक्स, C6 and 14 एंड नाइट्रोजन 714, ये सब दोनों क्या है, आइसोबार है. जैसे मास नंबर यहाँ पे बात करें तो 14 14 दोनों में सेम है, पर यहाँ जो आपका ये एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है, एक 6 है और एक का 7 है. ऑन द अदर हैंड एटम विथ आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि आइसोटोप क्या बोलेंगे कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहा है, मतलब नीचे का जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर वो सेम रहा है, बाकी मास नंबर जो ऊपर वाला है डिफरेंट है. जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का ही बात करें तो हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूट्रियम, तीसरा होता है ट्रिटियम. प्रोटियम में बात करें तो इसका मास नंबर 1, इसका भी एटॉमिक, सॉरी, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1. पर अगर मास नंबर देखिए, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसलिए ये क्या है, दो तीनों क्या है, आइसोटॉप्स है, ठीक है. अगर हम ये देखें मतलब कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो मोस्टली प्रोटियम अगर देखा जाए तो 99.985% कंप्राइज करता है. ड्यूट्रियम कितना है, 0.0015%, और ट्रिटियम बहुत ही कम अमाउंट में. इसी तरह से जैसे हम लोग हाइड्रोजन का बात करें
तो उस तरह से कार्बन का ही भी रहता है आइसोटॉप्स। तो जिसमें कार्बन 612 हो गया, 613 हो गया, 614। और उस तरह से इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो प्रोटॉन क्या है, तीनों में सेम है। मतलब नीचे वाला जो लिखा रहता है, नीचे वाला जो अमाउंट है वो बेसिकली प्रोटॉन का लिखा हुआ है 6 और बाकी ऊपर का अगर बात करें तो वो 12 13 14 मास नंबर में हम बात किए कि प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें 6, अगर 12 - 6 करें तो 6, तो 6 आपका न्यूट्रॉन हो गया, 13 - 6 ये तो 7 प्रोटॉन हो गया। वैसे न्यूट्रॉन देखें 14 - 6 ये तो 8। सेम ऐसे क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स होता है 1735 और 1737। अच्छा, अच्छा यहाँ